नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। और रोज की तरह आज भी आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं। तो जो लोग कल करंट अफेयर्स का इंतजार कर रहे थे उनको मैं फिर से बता दूं कि जो आपका करंट अफेयर्स है ये डेली आएगा रोज सुबह 5 बजे, लेकिन मंडे टू सैटरडे। तो फिलहाल आज के करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करते हैं। आज तारीख है 27 अप्रैल और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में से एक क्वेश्चन ये है कि विश्व टीकाकरण सप्ताह जो मनाया गया उसकी थीम क्या है, या मनाया जा रहा है उसकी थीम क्या है। तो ये कब मनाया जाएगा, कैसे मनाया जाएगा, इसकी पूरी चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आज की सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज, उत्तर प्रदेश वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना है। अब वर्चुअल कोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी या इसके जरिए अदालतों में सुनवाई करने की जरूरत क्यों पड़ी, तो हम सभी को पता है कि वर्तमान समय में हम कोविड-19 से लड़ रहे हैं और ऐसे में हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। तो कोई भी प्रदेश हो या कोई भी सरकारी कामकाज हो, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाया जा रहा है। और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश ने आभासी अदालतों में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जिसके साथ ही अब इलाहाबाद हाई कोर्ट और इसकी अन्य अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई की जा सकेगी। इन आभासी अदालतों में बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई अदालती कार्रवाई की जा सकेंगी। और ये सुविधा पूरी तरह से सुरक्षित है, इसमें कनेक्टिविटी की समस्या नहीं आती है और अदालत की कार्रवाई चलाने के लिए उपलब्ध संसाधनों से ही ये सुविधा तैयार की गई है, जिस पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं किया गया। मतलब इसमें कोई पर्टिकुलर योजना इंप्लीमेंट नहीं की गई है, ये सारी की सारी जो प्रबंध किए गए हैं और इस जो अदालतों को धन उपलब्ध कराया जाता था उसी के जरिए इसको किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कुछ डिवाइसेस की जरूरत होती है, इसमें इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती। इसमें एक डेडिकेटेड लिंक बन जाता है जिसके जरिए आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश बना है वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों की सुनवाई करने वाला पहला राज्य। उत्तर प्रदेश अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहा, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जैसा कि मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि उत्तर प्रदेश जो है वो आपका किचन के लिए, जो भी आपके कम्युनिटी किचन है उनके लिए जियो टैगिंग करने वाला पहला राज्य बना है। इसके अलावा टीम 11 गठन करने वाला ये राज्य था और पहली पूल टेस्टिंग कोरोना वायरस के लिए करने वाला भी ये पहला राज्य रहा है। 23वां नेशनल यूथ फेस्टिवल यानी राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो कि लखनऊ में आयोजित किया गया था, जिसकी थीम थी फिट यूथ फिट इंडिया। उत्तर प्रदेश पहला स्टेट बना है जिसने नागरिकों के लिए जो प्रवासी भारतीय हैं उनकी लिस्ट बनाना शुरू किया है। बहादुरपुर और खीरी वीरान जो है वो देश के पहले फर्स्ट मॉडल स्पोर्ट्स विलेज के रूप में सामने आए हैं और ये दोनों ही आपके उत्तर प्रदेश में है। पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर में डेवलप की जा रही है और उत्तर प्रदेश सरकार ने अनाउंस किया है कि 121 एकड़ के लिए एक चिड़ियाघर तैयार किया जा रहा है जिसका नाम होगा अशफाक उल्ला खां गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की थी, जिसके जरिए जो भी कृषक है और जो किसी कारणवश दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो इसके लिए उनका बीमा का प्रावधान किया गया है और उस योजना का नाम रखा गया है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। भारत का पहला वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल्स यानी कि पशुओं के लिए युद्ध संग्रहालय जो है ये आपका यूपी मेरठ में डेवलप किया जा रहा है। शिवालिक मर्केंटाइल बैंक जो है ये देश का पहला अर्बन कोऑपरेटिव यानी कि शहरी कोऑपरेटिव शहरी सरकारी बैंक बना है, जिसको स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक के रूप में अभी आरबीआई ने मंजूरी दी दी है। नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में इस बार चंदौली यूपी का जो चंदौली गांव है उसने टॉप किया है। ऑपरेशनल नकेल जो है ये गाजियाबाद में एक ऑपरेशन चलाया गया था ताकि ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो है उनकी पहचान की जा सके और उनको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जा सके ताकि जो क्राइम है उसको नियंत्रित किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के अभी फाउंडिंग मेंबर जिनका नाम था बेनी प्रसाद वर्मा, अभी हाल ही में उनकी दुर्घटना हो गई थी। 79 साल की उम्र में गोंडा से वो सांसद रहा करते थे। नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी जो बन रही है यानी राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय जो बन रहा है वो ग्रेटर नोएडा में बन रहा है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका गुरुग्राम, ये तो हरियाणा में आता है वैसे तो। जो ये पहला एक इंटरनेशनल अलायंस है या पहला इंटरनेशनल संगठन है जिसका मुख्यालय आपको गुड़गांव में देखने को मिलेगा या भारत में देखने को मिलेगा। प्रभु की रसोई योजना जो है ये एक तरह से सब्सिडी योजना है, जो गरीब लोग मजदूर लोग हैं जो भोजन नहीं कर पाते हैं उनको सस्ती दरों पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। गौपालक योजना है, इसमें 900 रुपए दिए जाएंगे अगर आप किसी भी आवारा गौधन को या गो पशु को अपने पास पालते हैं और उसको पालने के लिए सरकार आपको 900 रुपए देगी। तो इस तरह की योजना चलाई गई है।
हाथियों के लिए अभी एक अस्पताल बनाया जा रहा है, ये आपका मथुरा में बनाया जा रहा है और राष्ट्रीय विश्व संस्थान इस काफी चर्चा में है और ये अभी हाल ही में लखनऊ में, मतलब हाल ही में क्या, बहुत समय से लखनऊ में ही इसकी स्थापना है। यानी अगर आपसे कभी पूछा जाए कि राष्ट्रीय विश्व संस्थान कहाँ पर है तो ये आपका लखनऊ में है। मिशन इंद्रधनुष 2.0 है, इसकी जो शुरुआत हुई थी ये यूपी से हुई थी और ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में था। कन्या सुमंगला योजना है, इसके लिए 15,000 रुपए तक का जो असिस्टेंस होता है, यानी कि 15,000 रुपए तक की सहायता सरकार की तरफ से की जाती है अगर कोई भी गर्ल चाइल्ड बॉर्न होता है तो। उत्तर प्रदेश के पहले जो गवर्नर थी वो सरोजनी नायडू थी और वो पहली फीमेल गवर्नर थी। यूपी के जो पहले सीएम थे वो गोविंद वल्लभ पंत थे। वर्तमान समय में हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिनके पिताजी का भी हाल ही में देहांत हो गया था। स्टेट एनिमल यानी राजकीय पशु बारहसिंगा है और स्टेट बर्ड जो है वो सारस है। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी है सिंगापुर कैलेडियम ने अपने शेयर परसेंटेज को इंक्रीज कर दिया है बंधन बैंक में। बंधन बैंक के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको समझ लेते हैं कि सिंगापुर के कैलेडियम इन्वेस्टमेंट फर्म ने बंधन बैंक में अपनी हिस्सेदारी को 1% से बढ़ाकर 3.39%, यानी 1% बढ़ाई है। 3.39% उनकी पहले हिस्सेदारी थी, अब वो 4.49% हो गई है। इसके साथ ही अब कैलेडियम इन्वेस्टमेंट पीटीई लिमिटेड के पास अब बंधन बैंक के 7.2 करोड़ शेयर हो गए हैं, यानी कि ये बंधन बैंक का एक बड़ा शेयर होल्डर बना है। कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने अपनी हिस्सेदारी जनवरी मार्च की अवधि के दौरान सेकेंडरी बाजार परिचालन के माध्यम से बढ़ाई है। इस कदम से बैंक के माइक्रो लेंडिंग बिजनेस मॉडल में विश्वास दिखा दिया है और जिसके कारण दिसंबर 2019 तिमाही में पिछले सालों में बढ़कर 731 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया है इस बैंक ने। तो ये बैंक जो है ये प्रॉफिट में चल रहा है और अभी हाल ही में 2015 में इनको 2014 में इनको लाइसेंस मिला था और 2015 में इन्होंने अपना बैंकिंग शुरू किया था। दिसंबर 2019 और 2018 के तिमाही में इनका जो व्यापार था वो 331 करोड़ रुपए का था, जो अब 731 करोड़ रुपए का हो गया है। बंधन बैंक से पहले अभी एक इन्वेस्टमेंट की और न्यूज आई थी। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने भी अपना एचडीएफसी के जो शेयर हैं वो 1.75 करोड़ शेयर जो हैं वो खरीद लिए हैं और इस प्रकार से उसमें उसकी जो हिस्सेदारी है वो 1.01% बन गई है एचडीएफसी में। बंधन बैंक की बात करें तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने एचडीएफसी में अभी इन्वेस्टमेंट किया, जिसके बाद हमारे एफडीआई नॉर्म्स यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम जो नॉर्म्स हैं यानी जो नियम है वो भारत सरकार ने बदल दिए हैं। भारत सरकार से जितनी भी देशों की सीमाएं छूती हैं उनके जरिए जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो अब केवल और केवल गवर्नमेंट रूप के जरिए ही किया जा सकेगा। कुछ ऐसे सेक्टर हैं, लगभग 10 ऐसे सेक्टर हैं जिनके जरिए अभी भी ऑटोमेटिक रूट का पालन होगा, लेकिन उसके अलावा जो भी सेक्टर ऐसे हैं जिनमें किसी कंपनी के अधिग्रहण की संभावना बनती है वो सारे के सारे सेक्टर अब गवर्नमेंट रूट के जरिए ही वहां पे पैसा इन्वेस्ट किया जा सकेगा। भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं जिनसे भारत की सीमाएं लगती हैं। बंधन बैंक की बात करें तो ये जो बैंक है ये पूर्वोत्तर भारत का आप बैंक कह सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत का मतलब ये कलकत्ता साइड का इसका मुख्यालय वैसे तो कलकत्ता है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके बैंकिंग ऐसी 35 जगहों पर है जहां पर कभी कोई बैंक नहीं रहा। तो ऐसे में इस बैंक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके जो सीईओ हैं और जो फाउंडर हैं वो हैं चंद्रशेखर घोष और जो जुलाई 2015 में इस बैंक ने अपना काम करना शुरू किया था। उससे पहले ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियरी कंपनी थी। फिलहाल इसका नाम है बंधन बैंक और इसका ये एक मोटो जो है जो लोगो मतलब जो लोगो साइन होता है वो इस था अपनी भलाई और सबका भला, अपनी भलाई सबका भला। तो इस तरीके से इनका जो मोटो है वो भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। तो बंधन बैंक जो है ये 2015 में अस्तित्व में आया और वर्तमान समय में ये काफी तेजी से ग्रो करने वाला बैंक है। पूर्वोत्तर भारत का इसे पहला बैंक कहा जाता है या पूर्व भारत का इसे पहला बैंक कहा जाता है, पहला प्राइवेट बैंक कहा जाता है। सीआईएसएफ ने फाइलों के संचालन के लिए, सीआईएसएफ का मतलब ही यही है कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्सेज ने ई कार्यालय नाम से अपने एक ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च की है ताकि जो फाइलें इधर उधर होती हैं उनके जरिए कोरोना वायरस ना फैल सके। यह एप्लीकेशन बिना छुए सीआईएसएफ की फाइलों और दस्तावेजों की आवाजाही को सक्षम बनाने में मदद करेगी। यह कदम कई व्यक्तियों द्वारा लगातार फाइलों को छूने के कारण कोरोना वायरस संक्रमण होने के खतरे को देखते हुए उठाया गया है। इस एप्लीकेशन को डेटा को सुरक्षित रखने के लिए सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ सीआईएसएफ क्लाउड शुरू कर दिया गया है ताकि जो भी फाइल अपलोड होगी या जो भी फाइल इधर उधर ट्रांसफर होगी डिजिटली उसको ट्रांसफर किया जाएगा और वो क्लाउड पर अपलोड भी होती रहेगी। क्लाउड से याद आया कि गूगल क्लाउड ने अभी हाल ही में अपना सीईओ बनाया है भारत के अंदर। तो गूगल क्लाउड इंडिया के जो सीईओ बनाए गए हैं वो करण बाजवा बनाए गए हैं। ऐप का डाक और अक्षर प्रबंधन अनुभाग कार्यात्मक पदानुक्रम के विभिन्न स्तरों के बीच सभी प्रकार के संचार की देखरेख करेगा। तो इस तरीके से सीआईएसएफ की बात करें तो सीआईएसएफ जो है इसकी गठन
वैसे तो 10 मार्च 1969 को हुआ था, लेकिन इसे आर्म फोर्सेस का यानी कि सैन्य बल का जो दर्जा प्राप्त हुआ वो 15 जून 1983 को प्राप्त हुआ। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। वर्तमान समय में गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। वर्तमान समय में गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और गवर्निंग बॉडी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है यानी गृह मंत्रालय है। और वर्तमान समय में राजेश रंजन जो हैं वो इसके डायरेक्टर जनरल हैं। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये राजेश रंजन जी की है। सीआईएसएफ का काम है जितने भी आपके ये पीएसयूज वगैरह होते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट होते हैं, वहां पे इसको सुरक्षा प्रदान की जाती है, वहां पे सीआईएसएफ की सुरक्षा होती है। हरियाणा में पत्रकारों के बीमा के लिए भी बातचीत की गई है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान रिपोर्टिंग कर रहे सभी पत्रकारों को 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सूचना देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकार उन सभी पत्रकारों की कार्य की सराहना करती है जो इस महामारी के दौरान भी अपनी जान जोखिम में डालते हुए इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसीलिए इस कार्य के दौरान सभी मान्यता प्राप्त और संबद्ध पत्रकारों को बीमा कवर प्रदान करने का निर्णय किया गया है और वो 10 लाख रुपए तक की बीमा राशि प्रदान की जाएगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 50 लाख रुपए जो हैं अगर कोरोना वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वो स्वास्थ्य कार्यों में लगा हुआ है तो उसको 50 लाख रुपए तक का बीमा देने की घोषणा की है। हरियाणा अभी कुछ दिनों तक जो न्यूज में रहा पिछले कुछ महीनों में, तो भारत के जो प्रेसिडेंट हैं यानी कि रामनाथ कोविंद जी ने उन्होंने अभी हाल ही में 34वें सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले का उद्घाटन किया था हरियाणा। और इस बार इसका जो थीम राज्य था, जो इसकी थीम थी वो हिमाचल प्रदेश थी। NIFM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फरीदाबाद में स्थित है और इसका नाम बदलकर अभी हाल ही में अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर दिया गया है। फरीदाबाद हरियाणा में है। हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में 6 करोड़ रुपए का कैश रिवॉर्ड अनाउंस किया है जो भी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर आएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण उनको टाल करके अब अगले साल वो जुलाई अगस्त के दौरान आपको देखने को मिलेंगे और वो भी आपको चाइना में देखने को मिलेंगे 2021 में। अंबाला सिटी जो बस स्टैंड है, अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम अभी हाल ही में बदलकर सुषमा स्वराज रख दिया गया है और सुषमा स्वराज जी के नाम पे रखा गया है जो जिनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई थी हरियाणा सरकार द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने अभी हाल ही में अटल किसान मजदूर कैंटीन का शुभारंभ किया है और ये उन्होंने करनाल से किया है और अफोर्डेबल मील्स टू फार्मर, ताकि किसानों को प्रॉपर जो है वो सस्ता खाना उपलब्ध हो सके और उनको भूखे मरने की नौबत ना आए। हरियाणा जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने में जो पे आउट रहा है 2019 के लिए उसमें उसने टॉप किया है, जबकि वेस्ट बंगाल जो है इसमें सबसे पिछला राज्य बनकर आया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आप इससे ऐसे समझ सकते हो, इसके जरिए आपके घरों में जैसे जो एलपीजी सिलेंडर वगैरह आते होंगे तो जो सब्सिडी आपके ट्रांसफर अकाउंट में ट्रांसफर होती है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहलाती है। इसी तरीके से जो कई सारी योजनाएं हैं, किसान मानधन योजना वगैरह की जो सब्सिडी ट्रांसफर की गई थी, जो मूल्य ट्रांसफर किए गए थे वो भी डीबीटी के जरिए ही ट्रांसफर किए गए थे। हरियाणा का जो एक अमीन नाम का गांव है उसका नाम अभी हाल ही में अभिमन्युपुर कर दिया गया, उसका नाम बदल दिया गया, उसका नाम अभिमन्युपुर हो गया है। कैपिटल चंडीगढ़ है। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। स्टेट बर्ड ब्लैक फ्रैंकलिन है। स्टेट एनिमल ब्लैक बक यानी कि काला हिरन है। स्टेट ट्री पीपल है। स्टेट फ्लावर लोटस है। जो फोक डांस वहां पे देखने को आपको मिलेंगे वो होंगे झूमर, फाग, ढाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, गगोर। तो ये थोड़ा सा हरियाणा के बारे में जानकारी। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। आपको पता है कि वोडाफोन और आइडिया अब एक ही कंपनी हो गए हैं और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। वोडाफोन आइडिया ने पेटीएम के साथ मिलकर रिचार्ज साथी नाम का एक ऐप शुरू किया है, कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम से निजी और छोटे व्यवसायों को अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद मिलेगी। साथ ही वोडाफोन आइडिया ज्यादा रिचार्ज के लिए मर्चेंट पार्टनर्स को सुनिश्चित कैशबैक भी देगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत यदि कोई भी पेटीएम ग्राहक पंजीकरण के बाद पेटीएम पर वोडाफोन या आइडिया का रिचार्ज बेच सकेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं, आप किसी और को वोडाफोन या आइडिया का रिचार्ज बेचना चाहते हैं तो आप अपने पेटीएम वॉलेट के जरिए ये रिचार्ज बेच सकते हैं। उसे उसके कमीशन के रूप में कुछ राशि अर्जित करने में मदद मिलेगी। इस कार्यक्रम के तहत निजी और छोटे व्यवसाय जैसे फार्मासिस्ट, मिल्क बूथ ऑपरेटर, अखबार विक्रेता और व्यक्तिगत कारोबारी हर महीने 5,000 रुपए तक लगभग कमा सकते हैं। तो वोडाफोन आइडिया ने शुरू किया है पेटीएम के साथ मिलकर रिचार्ज साथी। अब बारी है आज के हमारे न्यूज फटाफट की। अभी हाल ही में 25 अप्रैल को हमने मनाया अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस यानी कि इंटरनेशनल डेलीगेट डे।
यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया जाता है हर साल 25 अप्रैल को। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। मतलब संयुक्त राष्ट्र आप जानते ही हैं, उसमें जो सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि होते हैं उनकी क्या भूमिका है, किस तरीके से वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके बारे में ये दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस सैन फ्रांसिस्को में हुए सम्मेलन के पहले दिन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। इस वर्ष सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन की 75वीं वर्षगांठ है। सैन फ्रांसिस्को में 25 अप्रैल 1945 को पहली बार 50 देशों के प्रतिनिधि इकट्ठा हुए थे और यह सम्मेलन द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद आयोजित किया जाता है और किया गया था, जिसका उद्देश्य प्रतिनिधियों द्वारा एक संगठन स्थापित करना था जो विश्व के शांति बहाल कर सके और युद्ध के बाद विश्व व्यवस्था पर नियम निर्धारित करे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अप्रैल 2019 को दुनिया भर में 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस है जो 25 अप्रैल को मनाया गया। इसी बीच मिजोरम ने एम कोविड 19 से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। मिजोरम ने एम कोविड 19 नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो ट्रक ड्राइवरों और अन्य राज्यों से राज्य के लिए आवश्यक सामान की आसान ढुलाई में सक्षम बनाता है। यह एप्लीकेशन ट्रक चालकों के लिए ऑनलाइन लाइसेंस या पास के रूप में कार्य करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो एम कोविड 19 है, तो जो भी दूर दराज से ट्रक वाहन आ रहे हैं उनको लाइसेंस या ऑनलाइन पास के जरिए आप इसे यूज कर सकते हैं। अंतर्राज्यीय वाहनों में चालकों के प्रवेश स्थान पर स्क्रीन किया जाएगा। इस एप्लीकेशन के साथ पंजीकरण करने पर उन्हें एम पास नाम का एक लाइसेंस प्रदान किया जाएगा, जिसको वो इस ऐप के माध्यम से अपने ई पास के तरीके प्रयोग कर सकते हैं। तो ये किसने शुरू किया है? मिजोरम ने। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम आपका नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में एक स्टेट है और मिजोरम की राजधानी आइजोल है। ऊपर आपको मणिपुर देखने को मिलेगा, बगल में आपको त्रिपुरा देखने को मिलेगा और इस तरीके से इसकी कैपिटल है। और इस नेम जो डिराइव्ड है वो मीजो, यहाँ के जो नेटिव हैं, यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जनजाति मीजो जनजाति पाई जाती है, उसी की वजह से इनको नाम मीजो मिला है। और अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल आइजोल बता ही चुका हूँ। गवर्नर जो है वो श्रीधरन पिल्लई हैं वर्तमान समय में और चीफ मिनिस्टर है जोराम थंगा और लगभग 11.2 लाख की आबादी 2014 के आसपास मिजोरम में थी। अगली जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में एक एक्ट है जिसे नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट कहा जाता है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने के लिए कहा है और उसकी थोड़ी सी अच्छी तरीके से व्याख्या की है। उन्होंने कहा है कि प्रतिबंधित दवा मिश्रण की मात्रा के आधार पर अपराधी की सजा तय की जाएगी। नारकोटिक्स का मतलब जो भी ड्रग्स वगैरह का प्रयोग करते हैं या उनका बेचने या उनको लेने का व्यापार करते हैं, तो उस मामले में यहाँ पर ये बोला गया कि अगर उसको आप किसी दवा में मिलाते हो, किसी मेडिसिन में मिलाते हो, तो उसमें जितना मिलाओगे उसके हिसाब से, जितना भी आप उसको मिलाओगे उसके हिसाब से अपराधी की सजा तय की जाती है, ना कि उसकी शुद्धता पर। अवैध दवा बाजारों में दवाओं को मिलावटी या अन्य पदार्थों के साथ मिला दिया जाता है या हेरोइन के वाष्पीकरण की दर को कम करने के लिए किया जाता है, जो कि अपने आप में एक ड्रग्स है। और इसमें चाक पाउडर, जस्ता ऑक्साइड, यानी जिंक ऑक्साइड, अन्य सस्ती लेकिन अधिक खतरनाक अशुद्धियों को मिलाया जाता है ताकि ये वोलेटाइल ना हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में किस एक्ट में परिवर्तन किया है? तो वो है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। माफी चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट परिवर्तन नहीं करता, लेकिन उन्होंने इसकी सही ढंग से व्याख्या की है कि उसमें किस तरीके से इसको लेना है। अगली जानकारी है, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम 24 to 30 अप्रैल, यानी अब वर्तमान समय में हम राष्ट्रीय विश्व टीकाकरण दिवस सप्ताह मना रहे हैं और इसका उद्देश्य हर व्यक्ति को टीका निवारणी रोगों के बारे में जागरूकता फैलाना है और इन रोगों से बचाव करना है। पहली बार विश्व टीकाकरण सप्ताह 2012 में मनाया गया था। इस वर्ष यानी 2020 के विश्व टीकाकरण सप्ताह की जो थीम है वो है वैक्सीन फॉर वर्क फॉर ऑल। तो कब मनाया जाएगा? 24 से 30 अप्रैल को मना रहे हैं। थीम क्या है? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। क्या बना रहे हैं? विश्व टीकाकरण सप्ताह। इस बार जम्मू कश्मीर ने 3 आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जीते हैं और वो पुरस्कार जीते हैं, जिसमें से बारामूला जिले को ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार दिया गया है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले को सर्वोत्तम योजना निर्माण और निष्पादन के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार प्रदान किया है। जिले को यह पुरस्कार तुजर शरीफ पंचायत ब्लॉक की जलूरा ग्राम पंचायत के लिए दिया गया है और पुरस्कार के लिए चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा गया था कि पंचायती राज संस्थाओं और जिले के संबंधित विभागों के बीच में तालमेल कैसा रहा। तो बारामूला को मिला है इस बार ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार। संजय कोठारी, जो कि हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के हमारे सचिव थे,
अब उन्होंने मुख्य सतर्कता आयुक्त की रूप में प्रभार ग्रहण कर लिया है और उनकी जगह अभी हाल ही में एक अपॉइंटमेंट हुआ है जिसको मैंने लगभग 2 या 3 दिन पहले आपको बताया है। तो आज आपको ये बताना है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जो वर्तमान समय में सचिव बनाए गए हैं वो कौन है, उनका नाम आपको बताना है। ये मैंने 2 दिन पहले ही आपको बताया। संजय कोठारी जी ने 25 अप्रैल को मुख्य सतर्कता आयुक्त यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर के रूप में शपथ ले ली है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें यह शपथ दिलाई। कोठारी का कार्यकाल जून 2021 तक होगा और सीवीसी का पद जून 2021 में 19 में केवी चौधरी की सेवानिवृत्ति के बाद से खाली था। कोठारी के नाम की सिफारिश प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली सैन्य समिति ने की थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। यह संवैधानिक दर्जा प्राप्त एक बहुसदस्यीय संस्था है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक होता है। अवकाश प्राप्ति के बाद आयोग के ये पदाधिकारी तथा अथवा राज्य सरकार के किसी भी पद योग्य नहीं होते हैं, क्योंकि फिर ये यहाँ वहां जाकर अपने पद का दुरुपयोग कर सकते हैं। ऐसे में अगर ये यहाँ से छूटेंगे तो मतलब अब किसी भी सरकारी पद पर नहीं जा पाएंगे। वाइटल नाम का एक वेंटिलेटर बनाया है और ये वेंटिलेटर नासा ने डेवलप किया है। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के इंजीनियरों ने विशेष रूप से कोविड-19 के उपचार हेतु वाइटल नाम का एक नया हाई प्रेशर वेंटिलेटर बनाया है। यहाँ वाइटल का पूरा मतलब है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली, यानी कि आप समझ सकते हैं कि पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया है। इस तरह का एक वेंटिलेटर प्राण वायु भी बनाया था हम लोगों ने। तो इस वेंटिलेटर की विशेषता ये है कि इसे आसानी से बनाया जा सकता है। यह वेंटिलेटर मामूली लक्षणों वाले रोगियों के उपचार के लिए तैयार किया गया है। वर्तमान में अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इस वेंटिलेटर के आपात प्रयोग हेतु समीक्षा की जा रही है। विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मैंने कम्युनिटी पे एक पोल भी डाला था और बहुत सारे लोग इसको बता रहे थे कि मलेरिया वायरस से होता है। जी नहीं, मलेरिया प्रोटोजोआ के जरिए होता है, जो एक पैरासाइट होता है और इसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। प्रत्येक 25 वर्ष को मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए निरंतर निवेश की आवश्यकता को उजागर करने के लिए इस संबंध में राजनीतिक प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने हेतु विश्व मलेरिया दिवस का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2020 के लिए विश्व मलेरिया दिवस की जो थीम है वो है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। विश्व मलेरिया दिवस एक उच्च स्तरीय अभियान है जिसका उद्देश्य राजनीतिक एजेंडे में मलेरिया को उच्च स्थान प्रदान करना है। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम जो हाल ही में सुर्खियों में रहा, ये किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा हुआ है? तो ये वित्त मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। कोविड-19 किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें ड्राइवरों को राज्य में आवश्यक सामान के परिवहन की अनुमति मिल सकती है? तो वह है मिजोरम से संबंधित है। और किसने आभासी अदालतों में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की सुनवाई शुरू करने वाला पहला देश बन गया है, देश का पहला राज्य बन गया है? तो वह है यूपी। और किसने बंधन बैंक में अपनी हिस्सेदारी को 1% से बढ़ाकर 1% बढ़ाकर 3.39% से बढ़ाकर 4.49% कर दिया है? तो सिंगापुर कैलेडियम इन्वेस्टमेंट। किसने ई कार्यालय नामक एक ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो वह है CISF। हाल ही में किस सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान करने का निर्णय लिया है? वो है हरियाणा। और वोडाफोन इंडिया ने किसके साथ मिलकर एक रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू किया है? तो वो है पेटीएम। हर साल विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। विश्व टीकाकरण सप्ताह की थीम क्या है? इस बार वैक्सीन वर्क फॉर ऑल 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मनाया जाएगा। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में किस जिले को सर्वोत्तम योजना निर्माण और निष्पादन के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार दिया है? तो वो है बारामूला। और किसने मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ले ली है? तो वो है संजय कोठारी। प्रत्येक वर्ष मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। अब बारी है आज के हमारे क्विज की। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम जो हाल ही में सुर्खियों में था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि इसमें दवा की मात्रा के आधार पर या जो भी पदार्थ मिलाए जाएंगे उसकी मात्रा के आधार पर अपराधी की सजा तय की जाएगी, ना कि शुद्धता के आधार पर। तो ये जो है ये आपका वित्त मंत्रालय से जुड़ा होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। कोविड-19 किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें ट्रक ड्राइवरों को राज्य में आवश्यक सामान परिवहन करने की अनुमति दी जाती है? तो वो है मिजोरम। आभासी अदालतों में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो वो है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। किसने बंधन बैंक में अपनी हिस्सेदारी 1% बढ़ा दी है और 3.39% से 4.49% कर दी है? तो इसको 1.19 होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना, तो 3.39 से 4.49 होना चाहिए। तो हाल फिलहाल 1% के ऊपर बढ़ा दिए, तो सिंगापुर कैलेडियम इन्वेस्टमेंट है। किसने ई कार्यालय नाम का एक ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्सेस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस की महामारी के दौरान रिपोर्टिंग कर रहे सभी पत्रकारों को 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो वो है आपका हरियाणा।
वोडाफोन आइडिया ने किसके साथ मिलकर रिचार्ज साथी प्रोग्राम शुरू किया है? तो वो पेटीएम के साथ मिलकर शुरू किया है, ताकि जो भी छोटे या मझोले कारोबारी हैं वो थोड़ा बहुत पैसा कमा सके। हर साल विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। विश्व टीकाकरण सप्ताह की इस बार की थीम क्या है? और इस बार की थीम है वैक्सीन फॉर वर्क फॉर ऑल। वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, नॉट दिस। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में किस जिले को सर्वोत्तम योजना निर्माण और निष्पादन के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार दिया है? तो जम्मू कश्मीर के बारामूला को। किसने मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ले ली है? तो वो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पूर्व सचिव संजय कोठारी। प्रत्येक वर्ष मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद करते हैं ये करंट अफेयर आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।